नमस्कार साथियों, मैं शिखवाड़ सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर दौर चलायमान है और उसी के तत्वाधान में साथियों, आप यदि शिक्षक भर्ती को तैयारी करने वाले जो भी मेरे प्रतियोगी है उनके लिए मैं आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। देखिएगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह 4 विकल्प दिए हैं और किसको लेकर विकल्प दिए गए, शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर विकल्प दिए गए। तो शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में ऐसा कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है। यदि साथियों आप लोगों ने शिक्षण के उद्देश्य अगर पढ़े हैं तो निश्चित इस उत्तर तक पहुंच जाओगे। पहला विकल्प है, क्या इनका स्वरूप विशिष्ट होता है। बिल्कुल साथियों, इनका स्वरूप क्या होता है, विशिष्ट होता है। इसका मतलब यह विकल्प तो क्या है, सत्य है या नहीं पूछ रहा है। नंबर 2, क्या इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल शिक्षण के उद्देश्यों से हमें कोई ना कोई शिक्षा के या शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक भावात्मक जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किए। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, सही हो गया। फिर है तीसरा विकल्प, क्या इनका मनोवैज्ञानिक आधार है। बिल्कुल साथियों, आपको अच्छे से पता है उद्देश्यों का निर्धारण जो होता है वो मनोविज्ञान के सिद्धांत पर होता है। तो यह भी विकल्प क्या है, सही है। तीसरा है, क्या इनकी प्राप्ति में लंबी अवधि लगती है। चौथा ऑप्शन, बिल्कुल साथियों, इनकी प्राप्ति में लंबी अवधि नहीं लगती है। तो यह विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया साथियों, ये गलत हो गया। मतलब ये आंसर तो क्या हो गया, सही। और ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ऑप्शन में हाँ में सकारात्मक में है और ये नकारात्मक में है। तो बिल्कुल आपको ये पता पड़ गया हो गया कि आखिर ये उत्तर डी कैसे सही हुआ। क्या क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इनका स्वरूप विशिष्ट है, बिल्कुल है। इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। इनका मनोवैज्ञानिक आधार है, बिल्कुल शिक्षण के उद्देश्यों का आधार मनोविज्ञान होता है। और इनकी प्राप्ति में लंबा समय नहीं लगता है। एक बात बताइए, एक कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप लोगों ने दैनिक पाठ योजना या वार्षिक पाठ योजना बनाई होगी और दैनिक पाठ योजना बनाते समय आपने उद्देश्य निर्धारित किए और जब आपने पाठ पढ़ाया, पाठ के बाद आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछे, बीच बीच में विकासात्मक क्वेश्चन पूछे, तो इससे यह निर्धारित हो गया कि उसमें लंबा समय लगा क्या, नहीं लगा। तो इसका मतलब लंबा समय इसकी अवधि नहीं मानी गई, लंबा समय इसकी अवधि नहीं मानी गई है। तो इस वजह से यह सही नहीं है, डी। इसलिए आंसर क्या होगा, इस विकल्प को सही माना गया। बाकी 3 को क्यों गलत माना गया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय दिया गया। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की, या शिक्षा में व्यवहारवाद लेकर आने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक था। क्या वो व्यक्ति कम्युनिस्ट था, क्या वो व्यक्ति रूसो है, क्या वो व्यक्ति वाटसन है, या वो व्यक्ति जॉन डीवी है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि आपके शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है। यदि हम नीचे से बात करते कम्युनिस्ट से, तो यह व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि जो कम्युनिस्ट नाम का व्यक्ति था, इसने हमारे पाठ्यक्रम को चित्रात्मक बनाने का क्या किया, प्रयास किया। तो पाठ्यक्रम को क्या किया, पाठ्यक्रम को चित्र निरूपित किया था। पाठ्यक्रम को क्या किया, चित्र निरूपित, ये कार्य इसने किया था। और इसके लिए इस कम्युनिस्ट ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अरबिस पिक्टस। क्या नाम था साथियों, अरबिस पिक्टस। इसी किताब के बाद हमारी पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है
वो क्या हुई, चित्त निरूपित हुई है साथियों। तो बिल्कुल आपको पता हो गया कि शिक्षा में व्यवहारवाद की कल्पना कॉम्युनिस्ट ने नहीं की है। यदि आप रूसो की बात करते हो तो यह ऑप्शन भी साथियों आपका क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया। रूसो ने तो क्या किया, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक क्या किया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आया था। तो यह विकल्प भी क्यों गलत हुआ आपको पता हो गया, क्योंकि इसने व्यवहारवाद की शिक्षा में कोई कल्पना नहीं की। यदि साथियों आप वाटसन उत्तर देते हो तो यह बिल्कुल सही माना जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जॉन डीवी क्यों गलत है, क्योंकि जॉन डीवी ने केवल विचारात्मकता पर कार्य किया था, विचारात्मकता को लेकर चर्चा की थी और तर्क को इन्होंने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर वाटसन क्यों सही हुआ। वाटसन ही वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा के अंदर व्यवहारवाद नामक संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी वजह से वाटसन को हम व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। वाटसन को क्या कहते हैं, व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का इसको पिता भी कहा गया है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर बी विकल्प क्यों सही माना गया। तो चले साथियों नए क्वेश्चन की ओर, तो जुड़िएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल साथियों जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, चाहे वो शारीरिक शिक्षक भर्ती हो या सेकंड ग्रेड हो या तृतीय शिक्षक की भर्ती हो या रिट हो, रिट प्री हो या मेंस हो, तो कहने का मेरा तात्पर्य शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही उपयोगी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। जो भी आप टीचिंग करवा रहे हो साथियों, आपकी जो भी विषय वस्तु है और उस विषय वस्तु को जब आप पढ़ा रहे हो तो उसका आधार कैसा होना चाहिए। क्या वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो, क्या वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित हो, क्या वो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो, क्या वो प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित हो। तो विकल्प 4 है, सही कौन सा है उस पर पहुंचना है। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन का आधार क्या होना चाहिए। देखिएगा आप जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उसका चयन का आधार जो होना चाहिए वो प्राकृतिक सिद्धांत तो होगा ही नहीं, प्रकृति पर आधारित बात होगी नहीं। यदि आप विज्ञान की बात करो तो यह विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक है, तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत। यदि आप समाजशास्त्री की यदि आधार मानते हो तो यह भी क्या हो गया, गलत। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का आधार क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, मनोविज्ञान पर आधारित होने चाहिए, मनोविज्ञान पर आधारित। बिल्कुल साथियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो सवाल है ये बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित सवाल है। इसी वजह से ये 3 जो विकल्प ये कोई भी सिद्धांत से नहीं मिलते हैं, पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत में नहीं है। पाठ्यक्रम चयन का सिद्धांत कौन है, मनोवैज्ञानिकता है। इसके अलावा क्रियाशीलता है, लोचशीलता है और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है। तो ये 3 सिद्धांत पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री के चयन के आधार नहीं है, केवल प्रथम विकल्प क्या हुआ, सही हुआ। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। यदि साथियों आप लोगों ने बीएड के दरमियान शिक्षण कौशल और उसके घटक पढ़े हैं तो इस उत्तर तक निश्चित पहुंच पाओगे। और आपने बीएड में केवल 1 वीक सीरीज को देखा है तो उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा घटक है या कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है।
देखिएगा उद्दीपन परिवर्तन, निर्देशन परामर्श, प्रबलन है या श्यामपट है, कौन सा घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है यह पूछा जा रहा है। कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो श्यामपट का तो संबंध है साथियों, श्यामपट कौशल का या श्यामपट कौशल घटक का तो क्या है, संबंध है। प्रबलन कौशल को पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं, तो ये भी क्या है, इसका भी संबंध है। और उद्दीपन परिवर्तन ये भी कौशल का घटक है, कौशल का घटक। तो इसका मतलब जो नहीं है वो आपके बी विकल्प नहीं है। निर्देशन और परामर्श जो होता है यह मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में कार्य करता है, परामर्श देना या निर्देशन देना। तो इसका संबंध मनोविज्ञान की शाखा से है, मनोविज्ञान की क्या शाखा से है, अथवा इसका संबंध मनोविज्ञान के क्षेत्र से है और उस क्षेत्र का नाम है परामर्श मनोविज्ञान। कौन सा क्षेत्र है, परामर्श मनोविज्ञान, उससे यह संबंधित है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा कि बी विकल्प आपके शिक्षण कौशल का घटक नहीं माना जाएगा, बाकी तीनों घटक रहेंगे। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पेन के कलर को चेंज करते हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, या उसे कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक कब सबसे ज्यादा सीख सकता है? तो यहां व्यवहार पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया, एक तरह से ये अप्लाइड क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यदि आप बालक होते तो कैसे सीखते? एक बालक अधिक सीखता है, व्याख्यान विधि से नहीं सीखता है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक निष्क्रिय होता है और शिक्षक क्या होता है, शिक्षक सक्रिय होता है। शिक्षक सक्रिय, वे बालक क्या है, निष्क्रिय। क्योंकि केवल क्या करता है, बालक लेक्चर मेथड को सुन रहा है, तो इसमें वो ज्यादा नहीं सीखेगा। यदि आप पाठ्य पुस्तक की बात करते हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बालक सीख ही लेता तो पुस्तकों से यदि अधिगम कर लेता तो शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं होती। तो पाठ्य पुस्तक अधिगम का आधार स्तंभ नहीं है, आधार स्तंभ तो नहीं माना गया है। यदि आप कंप्यूटर की बात करें हो तो कंप्यूटर तो केवल क्या है, एक निर्देशन के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है, निर्देशन के रूप में कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, चाहे वो शिक्षक हो या कंप्यूटर हो, तो इससे भी शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। यदि शिक्षक क्रिया विधि के आधार पर सीखता है तो बिल्कुल शिक्षण प्रभावी होगा, क्योंकि बच्चा करके जब सीखेगा, करके सीखना, ध्यान से सुनिएगा, करके सीखना अधिगम को चिरस्थायी बनाना है। करके सीखना अधिगम को चिरस्थायी बनाना है, मतलब कि जो बालक करके सीखता है वो ज्ञान स्थायी होता है साथियों। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी के ये सी और बी और ए क्या हो गए, गलत हो गए। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर मेरे साथ जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उत्तर तक जब आप पहुंचोगे तो बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है, इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। वापिस समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव मस्तिष्क को यदि हम प्रतीकों के कुशल प्रयोग की प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है उस रूप में देखते हैं तो इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। यानी कि प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है उसका महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होगा। क्या वो मनोविश्लेषण होगा, क्या वो गत्यात्मक प्रणाली होगा, क्या वो सोचना परकम होगा, क्या वो अभिसारी चिंतन होगा। एक बात बताइए, यदि आप संकेत के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे तो आपका लॉजिक या दृष्टिकोण क्या होगा। अभिसारी चिंतन होगा नहीं, क्योंकि यह केवल बुद्धि पर आधारित बात करता है, बुद्धि पर आधारित। अब आप सोचते हो मनोविश्लेषण, तो बिल्कुल ये अचेतन मन पर आधारित है। अचेतन मन या किसी भी तरह संकेत और प्रतीक की बात नहीं कर रहा। यदि गत्यात्मक की बात करते हो तो गत्यात्मकता का संबंध ही मनोविश्लेषण से है। इसका संबंध भी किससे, मनोविश्लेषण से है, जिससे यह भी आंसर नहीं होगा। तो जो प्रतीक के माध्यम से, संकेत के माध्यम से इनडायरेक्ट तरीके से आपको सूचनाएं पहुंचाई जा रही, तो दृष्टिकोण क्या हो रहा है, सी दृष्टिकोण बिल्कुल सही माना गया, सूचना परकम दृष्टिकोण होगा। बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके, और इसको आप कहां से पकड़ रहे हो, प्रतीक चिन्ह से पकड़ रहे हो, और प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से जो आप प्राप्त करते हो ज्ञान, वो सूचना परकम दृष्टिकोण कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और साथ में चाय का भी आनंद लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध संबंधित नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किससे संबंधित नहीं है साथियों, क्या पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन जो है ये आपके स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से है। किससे है साथियों, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से। देखिएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। क्या विलोपन, क्या रोपण, या सहज पुनः प्राप्ति, या सामाजिक अनुकरण। तो देखिएगा, पहले तो आप स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को आपने सही से समझा है तो इस उत्तर को दे सकते हैं। देखिएगा, क्रिया प्रस्तुत की यदि बात करें तो विलोपन का संबंध क्रिया प्रस्तुत से अवश्य रहता है। विलोपन का संबंध किससे है, संबंध क्रिया प्रस्तुत से है। प्रस्तुत क्यों, बार बार क्रिया की जाती है और जब संतुष्टि हो जाती है तो उसके विलोपन अनुक्रिया को विशेष महत्व देता है। दूसरा विकल्प, रोपण का अर्थ ही क्रिया है, तो यह भी क्रिया प्रस्तुत पर है। सहज पुनः प्राप्ति, प्रतिपुष्टि, इसमें भी अनुक्रिया है। लेकिन सामाजिक अनुकरण का जो संबंध होता है ये आपके बांडुरा के सिद्धांत से है, सामाजिक अधिगम का, सामाजिक अधिगम का। और इसमें अनुकरण को महत्व दिया गया, अनुकरण को महत्व दिया गया। तो समझ गए होंगे आखिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का संबंध किससे है, इस डी ऑप्शन से नहीं है। तो ये विकल्प क्या हो गया, सही। बाकी सी, बी और ए क्या हो गया, गलत हो गया। तो समझ गए होंगे मेरे साथियों आखिर इसका विकल्प
डी क्यों सही है। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता है? यदि आपने लर्निंग के फैक्टर पढ़े हैं, अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, तो आप इस उत्तर तक पहुंच सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता है? तो बिल्कुल साथियों, विषय वस्तु सीखने को प्रभावित करती है। विषय वस्तु क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये सीखने को क्या करती है? कहते ना, बच्चा उसी विषय वस्तु में रुचि लेता है जो उसके लिए उपयोगी हो, जिसका संबंध उससे हो, जो बहुत ही सरल लगती हो। तो ये अधिगम को क्या प्रभावित करती है? अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अधिगम का आधार है। ये बात सोरेनसन ने भी कही थी। इसका मतलब ये भी सीखने को प्रभावित करने वाली विषय वस्तु है। और इच्छा शक्ति को स्वयं की इच्छा शक्ति भी कहते हैं। स्वयं की इच्छा शक्ति, जब तक आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप किसी चीज को नहीं सीख सकते हो। तब ये भी सीखने को क्या करती है? सीखने को प्रभावित करती है। अब यहां क्या प्रश्न पूछा गया कि अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो ये जो वर्ष है, माह है, ये दिन, दिनांक, महीने, वार, ये तो इसका संबंध बाल्यावस्था से है। किससे है? बाल्यावस्था से है। ये सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। और यह क्या पूछा है? सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो केवल ये डी ऑप्शन ही क्या माना गया? नहीं है। इसका मतलब ये और ये विकल्प क्या हो गए? गलत। आंसर क्या हो गया? डी आंसर बिल्कुल सही माना गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है। अधिगम विकास का परकम है, उक्त कथन के प्रतिपादक है। यानी कि विकास, अधिगम एक तरह से विकास ही कहलाता है। जब आप सीखते हो तो निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई विकास होता है। तो अधिगम विकास का एक क्या है? एक प्रक्रम है। तो यह कथन क्या वुडवर्थ का है, गेट्स का है, कुप्पुस्वामी का है या गिलफोर्ड का है? बिल्कुल साथी, इस उत्तर को आप तभी दे सकते हो जब आपने इन मनोवैज्ञानिकों के कथन पढ़े हैं। तो देखते हैं उत्तर क्या होगा। यदि आप गिलफोर्ड कहते हो तो यह आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि गिलफोर्ड ने अधिगम को लेकर जो कथन कहा वो क्या था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या? अधिगम है। यह बात कही। कुप्पुस्वामी की बात करते हो तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि कुप्पुस्वामी ने समायोजन को लेकर एक कथन कहा, क्योंकि समायोजित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त होता है और संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होते हैं। क्या कहा? समायोजित व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। यह बात इसमें कही, अधिगम को लेकर कोई बात नहीं कही। यदि आप गेट्स कहते हो तो यह आंसर आपका क्या हो गया? आप सोच रहे हैं सही, लेकिन यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने एक बात कही, अनुभव वे प्रशिक्षण के द्वारा
व्यवहार में परिवर्तन है। आप जो भी अनुभव लेते हो और प्रशिक्षण लेते हो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। तो यहां क्या पूछा जा रहा है? यहां तो पूछा जा रहा है अधिगम विकास का एक प्रक्रम है। तो यह कथन किसने कहा? यह कथन वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने एक किताब लिखी थी और उसी किताब के अंतर्गत इस कथन को कहा था। अब आप सोच रहे हैं यह वुडवर्थ वही शख्सियत है साथियों जिसने प्रश्नावली विधि को दिया था। यह वुडवर्थ वही शख्सियत है साथियों जिसने चालक शब्द के बारे में काफी चर्चा की थी। तो बिल्कुल अधिगम विकास का एक पहलू है, एक प्रक्रम है। यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल आपने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा है। किसने दिया यह भी पढ़ा है। यह सवाल थोड़ा गहराई से पूछा हुआ है, बहुत ही मार्मिकता से पूछा हुआ है। देखिएगा, तरल में ठोस बुद्धि का संबंध है। तरल और ठोस बुद्धि का संबंध है। क्या व्यवहारिक बुद्धि से है या सैद्धांतिक बुद्धि से है या प्रक्रिया उन्मुखी बुद्धि से है या कारकीय बुद्धि से है? यदि साथियों आपने बुद्धि के सिद्धांतों को बारीकी से पढ़ा है, गहनता के साथ पढ़ा है और सूक्ष्मता के साथ पढ़ा है तो इसका उत्तर दोगे। कैसे? बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। बुद्धि के सिद्धांतों को बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार दो बताए हैं। एक तो क्या है? कारकीय है, कारकीय विचारधारा। और दूसरा क्या है? प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा। बिल्कुल इस चीज को समझते ही आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। बुद्धि के सिद्धांत में दो विचारधारा थी, एक तो कारक, दूसरी प्रक्रिया उन्मुखी। कारक विचारधारा वाले बुद्धि को कारकों का आधार मानते और प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा वाले बुद्धि के कारकों के विरोधी है। ये प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग प्रकार की बुद्धि कहते हैं। तो कारकीय विचारधारा के समर्थकों में नाम आता है बीने का, नाम आता है टर्मन का, नाम आता है थॉर्नडाइक का, नाम आता है थॉमसन का, नाम आता है गिलफोर्ड का, नाम आता है केटल का, नाम आता है हेब का, नाम आता है थॉमसन का, नाम आता है एस्टन का। ये सारे कारकीय। तो तरल और ठोस बुद्धि किसने दी? ये दी थी केटल ने। तो बिल्कुल आपको पता हो गया ये विचारधारा कौन सी है? कारकीय विचारधारा है। डी विकल्प सही है। प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा में कौन आता है? प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा में जो व्यक्ति आता है वो है गार्डनर। कौन है? गार्डनर है, स्टनबर्ग है। यह प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा। तो व्यवहारिक बुद्धि और सैद्धांतिक बुद्धि, ये बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार नहीं है। यहां पर ये दोनों तो केवल बुद्धि के प्रकारों का बात करते हैं कि गेरट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए। मूर्त बुद्धि, जिसे स्थूल बुद्धि कहा गया, अमूर्त बुद्धि जिसे सूक्ष्म बुद्धि कहा गया, सामाजिक बुद्धि। तो तीन प्रकार गेरट है। ये दो बुद्धि के प्रकारों से पूछे गए और ये सवाल पूछा गया बुद्धि के सिद्धांतों से। तो इसका संबंध तरल और ठोस बुद्धि किसने दी? केटल ने दी। केटल किसका समर्थक था? कारकों का समर्थक था। इसलिए आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है संभवतया साथियों ये आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे।
एक शब्द आया बियॉन्ड, उसके बाद आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या वो व्यक्ति थर्स्टन है, या स्टनबर्ग है, थॉर्नडाइक है, या हावर्ड गार्डनर है? देखिएगा, बियॉन्ड पुस्तक हावर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि इसने तो बहुबुद्धि के बारे में उल्लेख किया था। बहुबुद्धि के बारे में उल्लेख किया था, तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। थॉर्नडाइक होगा नहीं, क्योंकि इसकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी थी। क्लियर? अब आप थर्स्टन सोच रहे हैं, तो इसने क्या लिखा? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यता। प्राथमिक मानसिक योग्यता पुस्तक के रचनाकार कौन है? थर्स्टन है। तो आपको पता हो गया सी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। तो स्टनबर्ग ने एक किताब लिखी, उस किताब का जो नाम था वो था बियॉन्ड आईक्यू। अब आप सोच रहे हैं ये बियॉन्ड आईक्यू का जो संबंध है ये त्रितंत्र सिद्धांत से है। त्रितंत्रीय सिद्धांत, इस त्रितंत्रीय सिद्धांत को ही बियॉन्ड का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्टनबर्ग है साथियों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पेन का कलर चेंज करते हैं एक बार पुनः। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और शुरुआत में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। 8वां प्रकार 1998 में जोड़ा था, 9वां प्रकार 2000 में जोड़ा था। तो यदि आपको 7 प्रकार याद है तो इस उत्तर को पहुंच सकते हैं। देखिएगा, यह एक पूछा जा रहा है कि हावर्ड गार्डनर महोदय जो था उसका बहुबुद्धि के सिद्धांत में जो बुद्धि के 7 प्रकार बताए, वो 7 प्रकारों में से कौन सा प्रकार यहां प्रदर्शित नहीं हो रहा? तो बात करते हैं अपन हावर्ड गार्डनर की। किसकी बात करते हैं? हावर्ड गार्डनर की, जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्या दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। और इस बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 7 प्रकार बताए, जिसमें 7 प्रकारों में एक था भाषाई योग्यता। क्या था? भाषाई योग्यता था। दूसरा इन्होंने रखा शारीरिक गतिक योग्यता था, शारीरिक गतिक योग्यता। तीसरा इन्होंने रखा संगीतक योग्यता, संगीतिक योग्यता। फिर इसने रखा स्थानिक योग्यता। क्या रखा? स्थानिक योग्यता। फिर इन्होंने रखा तार्किक गणितीय योग्यता, तार्किक गणितीय योग्यता। फिर इन्होंने 7वां प्रकार रखा व्यक्तिक योग्यता, 8वां अंतर्व्यक्तिक योग्यता। तो देख लीजिएगा इसमें कौन सा संबंध है। देखो, भाषाई की बात करें तो भाषाई प्रकार रखा, तो यहां कौन सा कारक प्रदर्शित नहीं है? तो भाषाई तो है, तो यह विकल्प गलत हो गया। शारीरिक गत्यात्मक, बिल्कुल शारीरिक गतिक रखा इसने, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। संगीतक की यदि बात करें तो यह संगीतक रखा, यह भी क्या हो गया? गलत। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि में जो 7 प्रकार बताए, बुद्धि 7 प्रकारों पर आधारित थे,
जिसमें सांस्कृतिक प्रकार होता नहीं है, प्रदर्शित नहीं है। तो डी विकल्प क्यों गलत हो रहा है? ये इसी वजह से इसका आंसर क्या हो रहा? डी हो रहा है। ये तो सारे के सारे गार्डनर के जो 3 प्रकार तो शामिल है, यहां पूछा गया कौन सा प्रकार प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो डी आंसर क्या माना जा रहा? सही माना जा रहा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यह सिद्धांत कब दिया गया? यह सिद्धांत 1983 के आसपास दिया गया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम का दृश्य साधन श्यामपट्ट है और इसके आविष्कारक कौन है? शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे लोकप्रिय साधन जो है एक शिक्षक का, वो श्यामपट्ट होता है। तो बताइएगा उस श्यामपट्ट के आविष्कारक कौन है? क्या वो थॉर्नडाइक साहब है, या विलियम जेम्स है, मैकेंजी है, या विलियम वुंट है? देखिएगा, विलियम वुंट तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के रचनाकार, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब? 1879। मैकेंजी शिक्षा को सतत प्रक्रिया के रूप में बताते हैं। सतत प्रक्रिया, शिक्षा को सतत प्रक्रिया बताते हैं। विलियम जेम्स, ये विकल्प बिल्कुल सही है, सी। ये श्यामपट्ट के आविष्कारक के रूप में लोकप्रिय है। और थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आखिर वुंट है नहीं, मैकेंजी है नहीं, थॉर्नडाइक है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? विलियम जेम्स को शिक्षण अधिगम सामग्री में दृश्य साधन श्यामपट्ट का आविष्कारक माना गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण प्रतिमान, यह मॉडल से सवाल पूछा गया और शिक्षण प्रतिमान में यह मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इसके प्रतिपादक कौन है? अग्रिम संगठन प्रतिमान के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बिल्कुल इस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के जो प्रतिपादक है वो साथियों आपका पहला ही विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये डेविड आशुबेल है। क्या नाम इनका? पूरा नाम डेविड आशुबेल, जिन्होंने इस प्रतिमान को, इस शिक्षण प्रतिमान को दिया था, शिक्षण प्रतिमान को प्रस्तुत किया था, इस मॉडल को दिया था। कोलर जो है ये आपके सूझ के सिद्धांत को देने वाला है, सूझ का सिद्धांत। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। स्किनर जो है ये क्रिया प्रसूत को देने वाला है, क्रिया प्रसूत। ये विकल्प ही क्या हो गया? गलत। रिचर्ड सचमैन ने आपके अग्रिम संगठन प्रतिमान को नहीं दिया था, अपितु इसने मॉडल दूसरा दिया था। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो आपके सामने क्या? आशुबेल के द्वारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को दिया गया, शिक्षण प्रतिमान को दिया गया, अग्रिम संगठन प्रतिमान के रूप में इसको पहचान मिली। तो ए विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। बिल्कुल साथियों, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। प्रथम शिक्षण भर्ती परीक्षा की यदि बात करूं, व्याख्याता परीक्षा की, स्कूल लेक्चर में यह सवाल पूछा हुआ। चलिए आगे की ओर। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, अपितु सतत होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है और संभवतया हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति है जिसमें
अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु वो परिवर्तन सतत होता है, यानी धीरे धीरे हो रहा है। इस कथन को कहने वाला गेरट नहीं होगा, क्योंकि गेरट तो अनुभव वे प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात कहता है। परिवर्तन, तो ये तो क्या पूछा रहा, अचानक परिवर्तन नहीं होता, यानी धीरे धीरे सतत होता है। यदि हरलोक कहते हो तो ये कथन भी नहीं होगा, क्योंकि हरलोक ने बाल मनोविज्ञान को लेकर कथन कहे थे। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी विकास होता है, उसी में ही उस मानव के विकास की क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। मैकेंजी जो है वो सतत प्रक्रिया पर बल देता है। अब आप सोच रहे हैं यहां पर भी सतत, लेकिन अचानक प्रक्रिया पर महत्व नहीं दे रहा है, तो यह विकल्प भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, स्किनर ने यह कथन कहा है साथियों, किसी भी व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, अपितु यह सतत होता है। बिल्कुल डी विकल्प क्या माना जाएगा, सही। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर कलर चेंज करते हैं। विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, हाथ तथा अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन की संज्ञानात्मक अवस्था की ओर संकेत कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, विकास के ऐसा कौन सा चरण है जिसमें कोई भी शिशु अपनी आंख से, कान से, त्वचा से या अन्य इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है, तो इसका संबंध किस अवस्था से? बिल्कुल ये जीन प्यादे से आया हुआ सवाल है। जीन प्यादे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से यह क्वेश्चन पूछा है। क्या ये जो भी कान, आंख, हाथ या अन्य संवेदी अंगों से वो ज्ञान शिशु ग्रहण करता है, तो उसका संबंध स्थूल सक्रियात्मक है? नहीं है, क्योंकि यह तो मूर्त पर आधारित है। अमूर्त सक्रियात्मक है? नहीं है, यह तो अमूर्त तथा औपचारिक अवस्था का उल्लेख है, जो सामने नहीं है उसके बारे में। यदि आप संवेदी, यहां देखिए, यह भी संवेदी और यह भी संवेदी, तो आप लॉजिक लगाकर भी उत्तर पहुंच सकते हो। संवेदी पेशी अवस्था है, यह विकल्प क्या है, सही है, जहां पर छोटा शिशु या नवजात अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है, वो सक्रियात्मक होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रतीकात्मकता का उल्लेख है। प्रतीकात्मकता का क्या है, उल्लेख। चिन्ह का क्या है, उल्लेख। तो ये आंसर नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है। आंसर क्या हो गया, सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सोच रहे होंगे साथियों, क्योंकि मैं हर बार आपको पढ़ाते समय यह कहता हूं, यह सवाल पूछा गया है, पूछा जा सकता है। यदि मैं ये कह दूं ये इस भर्ती में पूछा गया, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट कम हो जाए। इसी वजह से मैंने एक नए चीज का प्रयोग किया है आप लोगों के लिए, कि इस तरह के सवाल एग्जाम में तो आते हैं। यदि मैं बताऊं ये यहां पूछा, ये यहां पूछा, तो हो सकता है आपको ये निराशा हो जाएगी, हाँ ये तो आया हुआ संभवतः आया नहीं सकता। क्योंकि इस तरह के विकल्प में क्या होता है, कई बार प्रश्नों की प्रकृति को चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, एक शब्द दिया गया, अधिगम निर्योग्यता। क्या शब्द दिया गया,
अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या सैमुअल है, रोजर्स है, ब्रूनर है या फ्रीमैन है? यदि चारों विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रीमैन की यदि बात करते हो तो इसने अधिगम को लेकर बात नहीं की, इसने बुद्धि को सर्वप्रथम बताया, बुद्धि का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। ब्रूनर जो था, जो कि निर्मितवाद को महत्व देता है, निर्मितवाद, प्रत्यय को महत्व, तो ये भी विकल्प नहीं है। रोजर्स जो है साथियों, व्यक्तित्व के बारे में, और वह भी व्यक्तित्व परीक्षणों के बारे में कार्य किया है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो विकल्प क्या हो गया? सैमुअल ने अधिगम निर्योग्यता के बारे में कहा था। कौन कहा था? सैमुअल ने। समझ गए होंगे आखिर ये विकल्प क्यों सही है? तो ए ऑप्शन क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इच्छाओं की जननी का संबंध है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी अधिगमकर्ता में या किसी विद्यार्थी में या कोई भी प्राणी में यदि इच्छाएं उत्पन्न होती है तो उसका संबंध किससे है? बिल्कुल यह सवाल सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण से पूछा गया। अहम का संबंध वास्तविकता से है, तो ये पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। परम अहम का संबंध नैतिकता से, किससे है? नैतिकता से है, तो ये दूसरा विकल्प क्या हो गया? गलत। अर्धचेतन मन का संबंध किससे है? अर्धचेतन मन ये आपके अटक जाना, हकलाना इत्यादि से है। अटक जाना या हक लाने से है। और इदम का जो संबंध होता है ये इच्छाओं की जननी से, इच्छाओं की जननी से है, और यह सारा का सारा अचेतन मन से संबंधित है, अचेतन मन। तो इदम सदैव अचेतन मन से जुड़ाव है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, कौन सा दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। उसी मनोविश्लेषण सिद्धांत से यह सवाल पूछा है, इच्छाओं की जननी का संबंध सदैव इदम से होता है। डी विकल्प क्या होगा? सही होगा। बाकी विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। इसीलिए इदम को इच्छाओं की जननी भी कहा गया, कटु अनुभूतियों का पुंज भी कहा गया। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो सारी की सारी इदम में विद्यमान रहती है। इदम का संबंध अचेतन मन से रहता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर यह डी विकल्प क्यों सही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। गत्यात्मक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? बहुत ही गहराई से पूछा हुआ सवाल है। गत्यात्मक मनोविज्ञान तो कई बार पढ़ा है आपने साथियों। हम बात कर रहे हैं गत्यात्मक मनोविज्ञान, तो गत्यात्मक मनोविज्ञान स्किनर नहीं होगा, क्योंकि स्किनर ने तो क्रियात्मकता पर कार्य किया था, क्रियात्मकता पर कार्य। यदि आप जुंग कहते हो तो यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि इसने केवल विश्लेषण पर कार्य किया, विश्लेषण पर कार्य अथवा सामाजिकता पर कार्य किया है। यदि साथियों आप उत्तर देते हो वुडवर्थ, तो यह भी गलत है, क्योंकि इसने पर्सनालिटी पर कार्य किया। तो विकल्प क्या है? सी बिल्कुल सही है।
ये वो शख्सियत है जिसने अचेतन मन को गत्यात्मक मन का, जिसके कारण सिगमंड फ्राइड को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। फ्राइड को क्या कहते हैं? फ्राइड को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो गत्यात्मक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? डी विकल्प से बिल्कुल सही माना जाएगा। चले नए क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। चिंतन में सदैव शामिल नहीं होता। आप जब चिंतन करते हो तो उसमें क्या तत्व शामिल नहीं है? क्या चिंतन में संपत्ति है, प्रतिमा है, प्रतीक है या भाषा है? देखिएगा, जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो प्रतियों का तो क्या करते हो? प्रतियों का निर्माण करते हो। यदि आप प्रतिमा बना रहे हो तब भी क्या है? चिंतन में प्रतिमा का भी क्या है? निर्माण है। चिंतन में संकेत का भी निर्माण है और कई बार भाषा नहीं होने पर भी आप चिंतन कर सकते हो। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि चिंतन की सबसे लोकप्रिय सामग्री क्या है? तो भाषा भी हो सकती है। तो दो तरह से यह प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है कि चिंतन में सदैव शामिल नहीं है, हो सकता भाषा का कोई योगदान नहीं, लेकिन बिना भाषा के भी तो चिंतन नहीं होता, इस बात का भी उल्लेख है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तब विकल्प भाषा को सही माना जाता है। जब प्रश्न चेंज हो तब भी भाषा को क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो बिल्कुल साथियों, आज जो आपने और हमने दोनों ने मिलकर मनोविज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी 10 जो पढ़ी है, बिल्कुल उसमें बहुत ही गहराई वाले, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन में लेकर आया था। बिल्कुल यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, यदि जिस विद्यार्थी को भी मनोविज्ञान विषय कठिन लगता है तो बिल्कुल उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर बिल्कुल आ सकता है। ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी दोनों सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक साथियों, आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यह कहा गया है, करत करत अभ्यास है, जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है, शिल्पत पड़त निशान। जय हिंद, जय भारत। बंद लेके हुआ ये देखो।